ठीक है। तो ये वो स्टार्टेड टेम्पलेट है जिसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब आपको नजर आ रहा है सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप HTML आ रही है, वो हमें पता है डिक्लेरेशन है कि हम HTML फाइल यूज करें। फिर HTML के टैग है, उसमें लैंग्वेज ऐसी हमने डिफाइन की इंग्लिश। अच्छा, उसके बाद हेड का टैग आ रहा है एंड देन बॉडी का टैग आ रहा है। हेड के टैग में वो क्या काम कर रहा है, ये लिंक करवा रहा है, ये बूटस्ट्रैप की CSS है जो उसने रखी हुई है HTML के हेड के अंदर, ठीक है। और ये वो जावास्क्रिप्ट है जो कि इसने यहाँ पे रखी हुई है CSS के अंदर। तो ये स्टार्टेड टेम्पलेट है। अगर आप ये नहीं भी लेते स्टार्टेड टेम्पलेट, आप सिंपल लिख देते हो DOC, या आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है, आप इसी डॉक्यूमेंट के अंदर हेड के अंदर आके क्या फाइल रखोगे, जो यहाँ पे हेड की पड़ी हुई है, ये CSS की फाइल हमेशा हेड में होती है, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल CSS आपको पता है यहीं पे लगती है, ठीक है। तो ये आ गई। उसके बाद आपने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल आके रख दी, जो कि ये नीचे मेंशन है, ये रही जावास्क्रिप्ट। इसको हम कॉपी करेंगे और ये कॉपी हो गई, और यहाँ आके हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अच्छा, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो जावास्क्रिप्ट का यानी कि स्क्रिप्ट का टैग होता है, जावास्क्रिप्ट हमेशा एंड के ऊपर आती है, पहले कोड आता है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है कोड की। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का मतलब है पहले ये लाइन पढ़ेगा फिर अगली लाइन पे आएगा। तो जाहिर है जावास्क्रिप्ट तभी अप्लाई होगी जब ऊपर HTML में पढ़ लेगा, उसी HTML के ऊपर जावास्क्रिप्ट अप्लाई होगी। तो इसलिए हम इसको एंड पे रखते हैं। अच्छा, यहाँ से हमने देखा कि हमने ये दोनों फाइल्स को लिंक करवा दिया, ठीक है। और ये स्टार्टिंग टेम्पलेट था जो हमने देखा HTML5 और ये सारी चीजें। अब हम आ जाते हैं मेन चीज के ऊपर, जो कि आ रहा है आपके पास डाउनलोड। इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है। डाउनलोड के अंदर अगर आप चले जाओ, आप देखते हो कि यहाँ से आप कंबाइन फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। मतलब मैं डाउनलोड इनको कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक जिप फाइल होगी जो कि डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए, ये एक्चुअली वो फाइल्स जो कि बूटस्ट्रैप के बैकएंड के ऊपर बनी हुई है। मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ, जो अभी मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया है, ठीक है, जो कि ऐसे समझ नहीं आएगा, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। ये न्यू फोल्डर 3 है, मैं यहाँ आके पेस्ट कर देती हूँ। अब आपको जाहिर सी बात है, ये तो जिप फाइल है, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ एक्सट्रैक्ट है। तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई, और अगर मैं इस बूटस्ट्रैप को खोलूँ तो ये इसमें कंबाइन पड़ी हुई है CSS। ये सारी CSS की फाइल्स पड़ी हुई हैं जो बैकएंड के ऊपर है, ये सारी जावास्क्रिप्ट की जो कि बनी हुई है। मतलब हवा में कुछ नहीं हो रहा, बैकएंड पे फाइल्स पड़ी हुई हैं जिनको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हम इनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे इसने कहा है कि बूटस्ट्रैप के अंदर दिस मेन फाइल क्या है, bootstrap.min.css ये फाइल है। तो हम खुद भी इसको लिंक करा सकते हैं। एक तो ये हमने डायरेक्ट मिनर से कराया, हम कहेंगे लिंक रिलेशन में स्टाइल शीट है, href में मैं आके दूंगी ./ तो मेरे पास ये फोल्डर आ जाएगा। ऊपर वाला फोल्डर जिप है वो तो नहीं लेंगी, नीचे वाला लूंगी। इसके अंदर CSS में जाऊंगी और यहाँ पे आ जाएगा bootstrap. आप सर्च कर लें बेशक bootstrap.min.css, ये रहा। तो ये लिंक होगा सीधा सीधा, समझ आइए। मतलब हम इंटरनेट से डायरेक्ट भी फाइल ले सकते हैं और मैनुअली भी, अगर मैं इसको कट कर दूं, हम मैनुअली भी इस तरीके से फाइल डाउनलोड करके बूटस्ट्रैप का फोल्डर तो उधर से भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारी मर्जी होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकते हैं? आपके माइंड में आ रहा हो कि मतलब मैंने तो शीट ही ली है ना, यहाँ पे भी bootstrap.min.css ले लिया और वहां से भी लाइव भी ले रही थी इंटरनेट से। हाँ, मैं आपको बताती हूँ इसकी रीजन क्या है। इसकी रीजन एक ही है कि जो आपने लाइव की हुई है ना, वो आपके पास तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं होगा। बिकॉज ज़्यादा वो इंटरनेट से आपने लिंक्स लिए हुए, तो वो इंटरनेट से फाइल भी पिक करेगा, ठीक है। और उनका डाटा जो ये मैनुअली हम लेते हैं ना, ये इंटरनेट के बगैर भी काम करेगी, क्योंकि मैंने फोल्डर ही यहाँ रखा हुआ है, तो वो बैकएंड यहाँ से ले रहा है डाटा, ना कि इंटरनेट से ले रहा है। तो ये चीज़ है। आप जिस तरह हमने bootstrap.min.css की, इस तरह हम जावास्क्रिप्ट ले सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट का टैग होता है, स्क्रिप्ट के टैग में सोर्स का एट्रीब्यूट होता है, सोर्स से हम एड्रेस देते हैं। तो मैं ./ करूँगी, ये मेरा फोल्डर है, उसमें जावास्क्रिप्ट में आऊँगी और bootstrap.min.js ये फाइल है, समझ आई। तो हमने ये दोनों फाइल्स इनको इसी तरीके से लिंक करवा दिया है जो कि हमने यहाँ पे करवाया था। अगर आपको नजर आए तो इंट्रोडक्शन में भी यही फाइल्स थी। CSS की फाइल का क्या नाम था, bootstrap.min.css जो कि CSS में पड़ी हुई थी, और जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो थी bootstrap.bundle.min.js, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा गलत किया है, bootstrap.bundle वाली फाइल लेते हैं, bootstrap.bundle.min.js फाइल, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब ये आपके पास कनेक्टेड हो गए। इसका अब आपको इसका इस पूरी चीज का बेनिफिट क्या होगा?
मैं आपको एक लिटिल बिट ऑफ बेनिफिट बताती हूँ। मैं आती हूँ, इसको यहाँ से कर देती हूँ कट। मैं एक सिंपल डॉक्यूमेंट लेती हूँ और मैं आके डॉक्यूमेंट पे ले लेती हूँ एक हेडिंग, और मैं उस हेडिंग को कह देती हूँ हेडिंग, ठीक है, और इसको सेव कर लेती हूँ। अब मुझे यहाँ पे बैकएंड के ऊपर, अच्छा, इंडेक्स, ये रही आपकी हेडिंग। अब अगर मुझे इस हेडिंग को लेट्स से सेंटर करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगी और मैं ले लूंगी स्टाइल का टैग, ठीक है, इसमें लूंगी H1, उसको मैं करूंगी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक हो गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो ये टेक्स्ट सेंटर। अब यहाँ पे टेक्स्ट लाइन जो सेंटर आपने किया है, ये काम करने के बजाय बूटस्ट्रैप आपको ये फंक्शनैलिटी देती है कि आप सिंपल क्लास का नाम यूज करो। यहाँ पे सब चीज क्लासेस के साथ है, क्लास का नाम यूज करो तो वो चीज अप्लाई हो जाएगी। मतलब क्या, मैं यहाँ आके लिख देती हूँ क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर की क्लास होती है जो टेक्स्ट को सेंटर कर देती है। मैंने इसको टेक्स्ट सेंटर किया लेकिन टेक्स्ट सेंटर नहीं हुआ। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आपने यहाँ पे मतलब ले तो लिया है, लेकिन यहाँ पे लिंक कौन कराएगा? मतलब ऑब्वियसली आपको फाइल्स चाहिए ना, तभी उनकी वो काम करेगी। तो मतलब ये जो मैंने डाटा लिया था, फाइल लिंक कराई थी। अब मैं आके अगर हेडिंग देती हूँ, यहाँ पे फाइल है, ठीक है, मैं आके इसको क्लास दे देती हूँ जस्ट आप टेक्स्ट सेंटर की, सेव करेंगे, यहाँ आके रीलोड करेंगे, ये देखिए फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गई ऑटोमेटिकली और टेक्स्ट सेंटर भी हो गया। तो वो जो मुझे एक्स्ट्रा अब सीएसएस करनी पड़ी थी वो करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा सीधा क्या काम किया, जाके टेक्स्ट को सेंटर किया है। अब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई डाटा चाहिए, ठीक है, इनिशियल लेवल पे आप क्या काम कर सकते हो, आपको समझ नहीं आ रही, आप इस फोल्डर पे जाओ, इसको खोलो, ठीक है, इसमें सीएसएस को खोलो, इसमें आप चले जाओ सब नॉट हियर bootstrap डॉट ये ramin डॉट css, ये बैकएंड के ऊपर सारी फाइल है जो कि हुई है। देखें, अब अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, ठीक है, इसके अंदर ने क्या किया हुआ है, इसको कंट्रोल प्लस कर, सॉरी मैं माइनस कर, ठीक है, आपको एक चीज नजर आएगी, ये देखें, ये देखें, अब उसने, मैंने H1 लिया था, H1 और H2 इसको इसने डिफाइन किया हुआ है कि जो हेडिंग 1 होगी उसका फॉन्ट साइज ये रखो, ठीक है, उसकी मिनिमम विड्थ ये रखो, एक्स वाई सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन है। अब मैं आके आपको बेसिक से अगर बताऊं कि यहाँ पे कंट्रोल F करती हूँ, बताती हूँ टेक्स्ट, ये देखें, ये रही आपके पास क्या, टेक्स्ट लाइन सेंटर नजर आ रहा है। तो इसकी क्लास का क्या नाम मैंने रखा है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया है। और ये सारी सीएसएस है जो बैकएंड के ऊपर इन्होंने सारी की सारी यूज की हुई है, मतलब A to Z सारी चीजें बनी हुई है, क्लासेस बनी हुई है इसकी। इसको उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि क्या इन्होंने क्लास देनी है। मैं देखूंगी डॉट की तरह एक्सेसिबल है, जैसे ये इन्होंने दिया है। अच्छा, अगर डिस्प्ले फ्लैक्स करना है तो ये डाटा भी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर। तो डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर के लिए ये क्लास दे दिया, मतलब सारी क्लासेस डिफाइन है। अब आपने अगर ये क्लासेस ढूंढनी है या आपको पता चल रहा है कि किस तरह से क्लासेस का इस्तेमाल करना है, तो आप ऑनलाइन यहाँ से हेल्प लोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, जो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ग्रिड को समझना है, ठीक है। मैं आ जाती हूँ इसके लेआउट के ऊपर, एक मिनट, ब्राउजर्स एंड डिवाइसेस पे आते हैं पहले। यहाँ पे नहीं है मेंशन, ये रहा, ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स एक्चुअली ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रेक पॉइंट्स का क्या मतलब है, यहाँ पे कॉलन वाइज डाटा होता है। अगर आपका कॉलन एक्स्ट्रा स्मॉल है तो उसकी आपने मतलब XM यूज किया हुआ है विच इज एक्स्ट्रा स्मॉल, तो उसका कॉलन उसकी डायमेंशन ये होंगी, इतने स्क्रीन पे काम करेगा। अगर आपके पास स्मॉल है तो स्मॉल का मतलब है इतना होता है आपका डाटा, मीडियम के ऊपर इतनी स्क्रीन का साइज होता है, लार्ज के ऊपर इतना होता है। अब इस बात का मतलब क्या, अगर हम ग्रिड को समझें, ग्रिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बूटस्ट्रैप में।
यही रिस्पॉन्सिव बना देते हैं डाटा को। हम ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, बीच में डाटा डालते जाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव बन जाता है। ये रहे रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। ये काम कैसे करेगा मैं भी आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे कुछ भी डाटा लिखना है। अब अगर आपको इस तरह से डाटा लाइन करना है कि आपको एक, मैं कहती हूँ कि एक रो है मेरे पास, एक रो में ये एक हेडिंग या 3 हेडिंग है जो कि मुझे इस तरह से चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको तो ये कॉन्सेप्ट दूंगी डिव का कि डिव डॉट कंटेनर करूंगी। आपके पास 2 किस्म की क्लासेस होती हैं, एक होती है कंटेनर, ठीक है, दिस इज कंटेनर। अच्छा मैं इधर हो जाती हूँ, नहीं नजर आता तो बताना है। अब ठीक है, अब नहीं देख, ठीक है, दिस इज कंटेनर। और मैं आके इसको रीलोड करती हूँ। अब आपको ये जो दिस इज कंटेनर है ना, ये कितनी स्पेस ले रहा है, क्या सिनेरियो है, वो आपको कैसे पता चलेगा। मैं इसको आके बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। बैकग्राउंड कलर देने का सिंपल तरीका, आपके पास क्लास यूज होती है बीजी। बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड। जो कलर्स है, अगर मैं प्राइमरी लिखती हूँ तो प्राइमरी आपका ब्लू कलर होता है, यह आ जाएगा बैकग्राउंड। अब आपने देखा है कि ये बैकग्राउंड पूरी जगह पे नहीं आ रहा, थोड़ी सी लेफ्ट से भी स्पेस ले रहा है, थोड़ी सी राइट से भी ले रहा है। ये क्यों ले रहा है लेफ्ट राइट से स्पेस, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास जो यूज की हुई है, क्लास है कंटेनर। अगर मैं कंटेनर की क्लास के बजाय यूज कर लेती हूँ कंटेनर फ्लूइड, तो कंटेनर फ्लूइड की क्लास क्या काम कर देती है, वो ये देखिए। कंटेनर में और कंटेनर फ्लूइड में ये डिफरेंस है। कंटेनर फ्लूइड जो होती है वो लेफ्ट और राइट से कुछ भी मार्जिन नहीं देती है, और जो कंटेनर होता है वो लेफ्ट और राइट से स्पेस देता है। तो सबसे पहली चीज तो ये आप डिसाइड करते हो जब कोई चीज बनाने जाते हो कि उसके आपको लेफ्ट राइट मार्जिन चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो पहली डिव लगती है वो ये लगती है कि या आपको कंटेनर चाहिए होगा या कंटेनर फ्लूइड चाहिए होगा। नॉर्मली हम कंटेनर ही ले रहे होते हैं क्योंकि ज्यादा है, आपको साथ जोड़ के नहीं लिखना, लेफ्ट राइट से समहाउ स्पेस चाहिए होती है इस तरह, इतनी सी। तो ये मैं बैकग्राउंड कलर इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए ओरिजिनलिटी की कहाँ से कहाँ तक है डिव ना, डिव की समझ में आए। अच्छा, और वो मैं सबके लिए दूंगी ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, ये आपने दे दिया सबसे पहले कंटेनर की क्लास। अब कंटेनर के अंदर आपके पास जो है, आपने दे दिया एक रो, आपने एक रो बना ली। तो आपके पास एक क्या आ गई है क्लास, रो के नाम से आ गई है। मैं क्या देती हूँ, दिस इज माई रो। अब मैं इस रो को आके क्लास दे देती हूँ बैकग्राउंड, प्राइमरी के बजाय मैं दे देती हूँ बैकग्राउंड सक्सेस। बैकग्राउंड सक्सेस जो होती है वो ग्रीन कलर की कलर देती है सक्सेस, ये देखें। उस ब्लू के ऊपर ग्रीन कलर आ गया, इसका मतलब है कि जितनी मेरे पास कंटेनर था, रो मेरे पास उसी तरह आ रही है, वो कंप्लीट रो ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके कह देती कंटेनर फ्लूइड, देन भी ये इसी तरह कलर देता, क्योंकि रो इसके साथ मैटर कर रही है कि जब आपने कंटेनर की जितनी डिव है उस डिव के अंदर रो पूरी ही होगी ना, ऑफ कोर्स ऐसी बात है, ठीक है। तो ये आपके पास रो आ गई। अब इस रो के अंदर मुझे लेना है कॉलन, तो मैं आ जाती हूँ, मैं ले लेती हूँ पहला कॉलन, COL, कॉलन की क्लास। रो की क्लास के अंदर पहला कॉलन आ गया, मैं इस कॉलन को आके कह देती हूँ दिस इज कॉलन 1, ठीक है। अच्छा, कॉलन को मैंने आके दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड मैंने कह दिया कि डेंजर, डेंजर रेड कलर देता है। अब ये देखें हो क्या रहा है, अभी आपने इस रो के अंदर एक ही कॉलन लिया है। आपने एक चीज याद रखनी है, रो के अंदर टोटल जो कॉलन की विड्थ होती है ना, मतलब टोटल जो कॉलम्स होते हैं वो 12 होते हैं, 12 से ज्यादा आप नहीं दे सकते। तो जब आप कॉलन को लिखते हो ना, मतलब सिंपल लिख देते हो कॉलन, और एक ही आपने रो डिफाइन किया, रो के अंदर एक ही कॉलन है, तो आपने यहाँ पे कॉलन ये नहीं लिखा कि कॉलन का साइज कितना है, मतलब 6 है, 3 है, 4 है, क्या है, ठीक है। उस केसेस में क्या होता है, उस केसेस में जो कॉलन जो होता है ना वो टोटल 12 ले लेता है, मतलब पूरे ले लेता है कॉलन, ठीक है। अगर मैं इसको कह देती हूँ कॉलन 6, अब ये क्या लेगा, टोटल 12 कॉलम्स है, उसमें से 6 की स्पेस लेगा। नजर आई है, पीछे रो नजर आ रही है। अगर मैं कहती हूँ कि कॉलन 3, तो ये क्या करेगा, 3 का डाटा लेगा,
मतलब अब उसने 3 लिया है, टोटल कॉलम कितने थे, 12 थे, 12 में से उसने 3 ऑक्यूपाई किया, रिमेनिंग 6 बाकी है, 9 बल्कि, ठीक है। वो 9 आप कैसे दे दोगे, आप उन 9 को भी एडजस्ट करोगे, ठीक है। कैसे एडजस्ट, अगर आप मैंने यहाँ पे ना दिया होता है ना, मतलब कॉलन, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं इसी तरह एक और डिप बना लेती हूँ, कॉपी करते हैं और एक और डिप बना लेते हैं, सिर्फ इसका कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड में कर देती हूँ येलो कलर को, क्या बोलते थे, चलो यहाँ से हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड कलर बूटस्ट्रैप 5, ये रहा बैकग्राउंड, ठीक है, ये आ गया, ये सब कलर्स हैं, ठीक है। तो ये है बीजी प्राइमरी सबटेल की क्लास, ठीक है। तो मैं इसको उठा लेती हूँ, मुझे ये कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे आके ये कलर दे देती हूँ, ठीक है। अब मैंने 3 ऊपर दिया था और 3 नीचे दिया था कॉलम, तो ये क्या होगा, ये 2 कॉलम्स बना देगा। अच्छा, इसने सबटेल वाली क्लास कोई नहीं दी। अच्छा, इसकी रीज़न क्या हो सकती है, इसने बीजी प्राइमरी सबटेल क्यों नहीं दिया, इसलिए कि मेरी जो लिंकिंग का में भी मैंने मतलब जो लिंक कराई हो ना फाइल, वो ये वाली वर्जन ना कराया हो, मतलब मैं भी ये यूज़ करी हूँ ना V5.3, तो ये वाला मैं भी उसने ना किया हो। अच्छा, डेंजर है, वार्निंग होता है आपके पास, बीजी वार्निंग इस्तेमाल करते हैं, ये आएगा, ये काम करेगा वार्निंग, वार्निंग का ही मैं कलर कह रही थी, ठीक है, येलो सा, ये आ गया। मतलब ये टोटल मेरे पास एक रो में 12 कॉलम्स थे, 3 इसने ले लिए, 3 इसने ले लिए, 3 और 3 कितने हो गए, 6, ठीक है। रिमेनिंग 6 रहते हैं, 12 होते हैं टोटल। तो मैं फिर इन 2 कॉलम्स को कॉपी कर लेती हूँ और मैं यहाँ आके पेस्ट कर देती हूँ, और मैं इसका आगे कलर दे देती हूँ, कुछ और चेंज कर लेते हैं, बीजी बैकग्राउंड लाइट और डार्क भी होता है, बीजी डार्क कर लेते हैं और बैकग्राउंड लाइट कर लेते हैं, इसको लाइट कर देते हैं, लाइट जो है ना वो ग्रे सा, लाइट ग्रे सा कलर देती है, इसको डार्क कर लेते हैं, ये बीजी लाइट है, ग्रे सा कलर है, और ये डार्क है। अब आपको नजर आया कि मैंने एक रो बनाई है, एक रो के अंदर कितने कॉलम्स लिए हैं, 1 2 3 एंड 4। तो वो जब मैंने 4 कॉलम लिए तो उसने 3 3 6 3 9 हो गए, ठीक है, और 3 12 कॉलम्स उसने पूरे कर दिए। अब अगर मेरे पास यहाँ पे है ही 3 कॉलम्स, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 3 कॉलम्स आएंगे जस्ट, बाकी की रिमेनिंग 3 स्पेस खाली है, उस 3 को मैं ऐसे भी एडजस्ट कर सकती हूँ, टोटल 3 होते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉलम बना लूँ 1 का एक यहाँ पे, तो वो उसमें कुछ भी ना दूँ, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे आऊँ और मैं आके कहूँ div डॉट कॉलन 1, मैंने एक बनाया कॉलन 1, तो ज़ाहिर है ये कॉलन 1 तो लेगा 3 के बाद, मतलब 1 कॉलन 1 के बाद ये 1 की स्पेस लेगा, ये नजर आया, ये कॉलम 1 जितना आ रहा है ना उतनी स्पेस ले रहा है, तो बीच में स्पेस आ गई है। एंड देन मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ, अब 3 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, एक रहता है, 2 रहते हैं कॉलम, तो मैं इसको कह देती हूँ कॉलन 1। अब यहाँ पे एक जगह ये कॉलन अटैच हो जाएगा, मतलब एक ये स्पेस ले लेगा, पीछे जस्ट 1 बच जाएगा, नजर आया, जो कि 1 यहाँ पे आ रहा है एंड पे, क्योंकि एंड पे एडजस्ट हो रहा है कॉलम, समझ आई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, आप ऐसा कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आके लिख दो कॉलन 1.5, ठीक है, यहाँ पे कॉलन 1.5, ठीक है, ये नहीं होता, समझ आई। पॉइंट्स में फ्लोटिंग वैल्यूज ये गेट नहीं करता है, ये जस्ट सीधा सीधा नंबर डेसिमल पॉइंट गेट करेगा, मतलब ये पॉइंट वाली कहानी नहीं होती, 1 2 3 लिखोगे या 1 पॉइंट वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये अपडेट आ गया। तो मैंने आपको बेसिकली ये सारा पर्पस मेन यही है समझाने का कि आपके पास एक रो होती है और एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं, और अगर यहाँ पे तो मैंने कॉलम खुद डिफाइन किए ना कि 3 रखो, इसको 1 रखो, इसको ये रखो। अगर मैं डिफाइन नहीं करती और मैं सिंपल दे देती हूँ कॉल जस्ट कि कॉलन, इस कॉलम में मैं लिख देती हूँ कॉलन 1, अब क्या होगा, जब आप एक ही कॉलम देते हो और डिफाइन नहीं करते उसका साइज कितना है, तो वो पूरा 12 इसको दे देता है,
अब अगर आपने एक रो के अंदर दो कॉलम्स डाले हुए हैं, ठीक है, कॉलम 1 ये दिया, कॉलम 2 ये दिया, आपने दोनों को जस्ट कॉल दे दिया है, वो क्या करेगा? अब आपने यहाँ पे नंबर डिफाइन नहीं किया, तो एक रो में दो कॉलम्स है, वो इक्वली दोनों को दे देगा वैल्यूज 6 6। ये देखें, कॉलम 1 कॉलम 2। अब हम एक कलर क्योंकि ऑफ कोर्स चेंज नहीं दिया हुआ मैंने, तो आपको समझ नहीं आएगी। बैकग्राउंड लाइट कर लेते हैं, इसको बैकग्राउंड डार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे 6 इसको मिलेंगे और 6 नजर आया, तो 6 और 6 उसने डिवाइड किया। इसी तरह जितने कॉलम्स होते हैं वो उतना डिवाइड हो जाता है। अब आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब जब हम बेसिकली कोई चीज डिजाइन करते हैं, अब वो मैं आपको समझा देती हूँ। उसमें ना ये कलर वाली कहानी नहीं होती, आपको समझाने के लिए था। आप सबसे पहले दे दोगे कंटेनर की क्लास। कंटेनर का काम करेगी, लेफ्ट और राइट से कुछ स्पेस ले लेगी, ज़्यादा आपको पता है, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट से स्पेस लेगा क्योंकि मैंने कंटेनर यूज किया है। अब इस कंटेनर के अंदर मैं ले लेती हूँ एक रो। आपने हमेशा इस तरह चीज़ों को डिफाइन करना है। आप रो दे दोगे, इस रो में आपने पहला कॉलम बनाना है, ठीक है। उस कॉलम में आप दे दोगे H1 जो कि आपकी हेडिंग होगी। लेट से मैंने 3 हेडिंग्स देनी है ना, 3 डाटा देने हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे कॉलम्स 3 है, उसमें दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब आपके पास 3 कॉलम आ जाएंगे, नजर आया? तो इस तरह से आपके पास 3 कॉलम्स डिवाइड हो जाएंगे। अब आपके पास एक और चीज है, मैं इनको कुछ कलर्स देती हूँ आपको कुछ समझाने के लिए। मैं इसको कलर दे देती हूँ बैकग्राउंड सक्सेस, बैकग्राउंड प्राइमरी और बैकग्राउंड डेंजर दे देते हैं, ठीक है। कुछ 3 कलर्स आ जाएंगे ये, ठीक है। अब आपने देखा है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है ना, ये सेंटर्ड नहीं है। अब मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर करना है, तो मैं क्या क्लास यहाँ पे यूज करूंगी? टेक्स्ट सेंटर। ये सॉरी, ये आ जाएगा टेक्स्ट सेंटर। डाटा सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब ये तो टेक्स्ट था, फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट सेंटर आ गया। ये टेक्स्ट नहीं है, मैं आ जाती हूँ और मैं इसके अंदर आके कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ डाल देती हूँ सब। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे कह देती हूँ कि इसके अंदर मैं आती हूँ, ये मेरा डाटा था, ठीक है। और मैं इसके अंदर आती हूँ कार्ड्स, आपके पास एक चीज़ होती है कार्ड, आप वो ले लेते हैं, कार्ड में दे देती हूँ, ये आगे कार्ड्स इस तरह के शो होते हैं, ठीक है। ऊपर इमेज होती है, नीचे वो, और नीचे एक बटन बना होता है कार्ड। आप इसको कॉपी करोगे, कोड को पूरा कॉपी हो गया, यहाँ आके इस डिब में पेस्ट कर दोगे, समझ आ गई? अब आपने इसको सेव किया, यहाँ पे आए, आके रीलोड किया। अब ये कार्ड, ये देखिए इस तरह आ रहा है। मुझे इस कार्ड को क्या करना है? सेंटर करना है, समझ आई? सेंटर करना है ना। तो इस कार्ड को सेंटर में करने के लिए मैं क्या काम यूज करूंगी? आपके पास जाहिर सी बात है, पहले तो आप डिस्प्ले करवाओगे फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स के लिए आपके पास क्या यूज होती है? अब आपके पास ये भी डिपेंड करता है आपके फ्लैक्स को किस चीज को आप दोगे। मतलब अगर आप डिस्प्ले फ्लैक्स दे देते हो कि लाइक ये सारा डाटा है ना, कार्ड की बॉडी, अगर मैं कार्ड की बॉडी को आके कह देती हूँ ना कि डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो, यानी कि मैं यहाँ आके क्लास दे देती हूँ डी फ्लैक्स कि डिस्प्ले फ्लैक्स, तो इसके अंदर जो कार्ड का टाइटल है, टेक्स्ट है, बटन है, ये तीनों क्या आ जाएंगे? एक लाइन में आ जाएंगे। ये देखिए, क्योंकि मैंने बॉडी को दिया ना, मतलब यहाँ आके डिस्प्ले फ्लैक्स करवाया है, तो यहाँ बॉडी पे तो आप नहीं देते हो, आप किधर दोगे? कार्ड को दोगे, मतलब कार्ड मेन है आपका, यानी कि कॉलन जो है ना, कॉलन को आप कहोगे कि ये कॉलन जो है आपका, कर दो इसको डी फ्लैक्स। कॉलन आपका क्या आ जाएगा? फ्लैक्स। कॉलन तो वैसे ही फ्लैक्स है, रो पे है। अब आपने एक्चुअली इस कॉलन को सेंटर में करना है, ठीक है। तो आप क्योंकि कार्ड को करना है, तो कार्ड किसके अंदर आ रहा है? कॉलन में आ रहा है, तो इस वजह से मैं कॉलन को दे। डिस्प्ले फ्लैक्स आता है। अब यहाँ पे आपके पास यूज होता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की क्लास। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का काम करेगा, ये देखें, इसने क्या कर दिया? उस कार्ड को सेंटर में कर दिया, समझ आ रही है? तो ये अब आपके पास सेंटर हो रहा है। इस तरीके से आप फ्लैक्स को यूज करोगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को यूज करोगे, ठीक हो गया। जैसे ये आपने बनाया है, इसी तरीके से अब हम इस कार्ड को अपनी मर्जी से इमेज दे सकते हैं। आपने लकीर के बगैर ऊपर इमेज शो नहीं हो रही, आप यहाँ पे आ जाओ, आप कह लो कि लैपटॉप की कोई इमेजेस हैं, लैपटॉप की इमेजेस हैं, कोई सा भी पिक कर लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करती हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस करती हूँ, ठीक है।
मैं यहाँ पे आती हूँ और ये रहा इमेज के एड्रेस को जब हम कॉपी करेंगे तो विद, अच्छा ये आ गया इमेज के एड्रेस, ठीक हो गया। अच्छा ये कार्ड इमेज टॉप क्लास लगी हुई है, इसको सेव कर दिया है। मैं यहाँ पे आती हूँ, ये नजर आया, तो वो इमेज लगी। अब ये कार्ड का टाइटल है, जरूरी नहीं आप कार्ड टाइटल रखो, आप इसको चेंज कर सकते हो कि ये मेरे पास क्या है, लैपटॉप है HP का, ठीक है। आपने इसको सेव कर दिया तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा लैपटॉप HP। यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट आता है, यहाँ पे आप प्राइस भी दे सकते हो, आप कह सकते हो कि $100। जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ, मतलब आप अपनी मर्जी से भी चेंजिंग कर लेते हो, ये बनी हुई है चीजें, आपने इनको नहीं छेड़ना, बस चेंजिंग करनी है। अच्छा गो समवेयर की जगह पे आप क्या काम कर सकते हो, बाय नाउ। ये अब इस बाय नाउ के बटन का हम चेंज कर सकते हैं क्या चीज, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे हमने बटन प्राइमरी लगाया, प्राइमरी को हटाएंगे तब ये का बटन चेंज हो जाएगा। प्राइमरी ब्लू करता है, आपको पता है सक्सेस, तो आपको ये पता होना चाहिए क्लासेस में कैसे चेंजिंग करनी है, दैट्स ऑल। ये अब वो जो आपने इसका कलर रखा है ना, कॉलन का कलर रखा है, किधर गया कॉलन, BG सक्सेस, इसको बेशक रिमूव करें, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए दिया था। ये आ गया आपके पास कॉलन। आप कोशिश करें जब आप इनिशियल में काम करेंगे तो कलर्स दें ताकि आपको समझ आए ना ये बैकग्राउंड की कहाँ कॉलन लग रहा है क्या। अब आपके पास ये आ गया, जैसे आपने ये दिया है ऐसे ही मैं इस कार्ड को पिक करूंगी, ये रहा कार्ड, जस्ट कार्ड को कॉपी करना है, ठीक है। वेट आई गेस कार्ड यहाँ तक आता है ना, हाँ नहीं ये कार्ड बॉडी है, फिर ये कार्ड आता है, देन कॉलन क्लोज होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आऊंगी, ये हेडिंग हटाऊंगी, यहाँ पे फिर मैं ये दे दूंगी, फिर नीचे आऊंगी, ये मैं फिर दे दूंगी। अब वहां तक हद तक तो ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास सेंटर नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि कॉलन सेंटर नहीं हुआ। तो वो जो हमने ये जो क्लासेस दी है ना, वो हमने कॉलन को दी थी, इसी वजह से अप्लाई नहीं हुई। तो ये क्लास कॉलन की उठाएंगे, यहाँ आके देंगे, नीचे आके इसको भी देंगे। अब क्लास कंटेनर को दे दे, कंटेनर को भी दे के देख लेते हैं सब है। अच्छा वो क्या करेगा, वो कंटेनर को ही वो कर देगा, एक मिनट, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि देखें आप अपने जनरल, तो मैंने आपको CSS इसीलिए पढ़ाई, हम पढ़ते ही वो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट समझ आए कि जब आप कंटेनर को कह दोगे ना कि इसको फ्लैक्स कर दो, वो कंटेनर के अंदर ये सारे डाटा को पूरी रो को ही अंदर सेंटर कर देगा। वो अंदर किस डाटा को करे, मतलब हम जब इस चीज को सेंटर करना चाहते हैं तो इसका पेरेंट की कॉलन बनता है, हम उसको देंगे, पेरेंट को देते हैं हमेशा जिस चीज को हम सेंटर करना चाहते हैं ना। मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि ये कार्ड सेंटर हो, तो हम देखेंगे कि कार्ड का पेरेंट क्या है, वो कॉलन है, हमेशा पेरेंट को देते हैं फ्लैक्स, ठीक है, तो वो अप्लाई होता है। अब आपने ये दे दिया है, ये तो आ गया। इसके अंदर से कलर्स अब हम रिमूव कर देंगे, जो कि हमने नीचे दिए हुए हैं BG प्राइमरी, इसको हम कर देंगे यहाँ से रिमूव, और सिमिलरली नीचे से आके ये डेंजर, तो अब आपके पास ये आ गया नजर आया। अब मैं स्क्रीन को करती हूँ छोटा, ओके नजर आ रहा है, ये खुद ही रिस्पॉन्सिव होती है, ये खुद ही रिस्पॉन्सिव, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव है नहीं अभी भी, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये यूं क्यों आ रहा है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। हम इसको एडजस्ट करते हैं, वो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, वो बहुत इजी होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी वो क्या होता है। उसमें भी जस्ट एक सिंपल सी क्लास लगती है और आपका रिस्पॉन्सिव हो जाता है। लेकिन अभी मैं मिक्स नहीं करूंगी, अभी आपने इसी तरह से डाटा थोड़ा सा साइड बना के लेके आनी, चीजें इसकी सारी चेक करनी है। अच्छा आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम जस्ट ये है ना, इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसमें जस्ट क्लासेस है, आपको समझा दी क्लासेस का पर्पस क्या है, बाकी आपकी अपनी रिसर्च है। आपने करना क्या काम है, आपने यहाँ से जाना है,
आपने अकॉर्डियन को, अलर्ट्स को, बैच को, इन सब चीज़ों को चेक करना है। जैसे अकॉर्डियन, अकॉर्डियन क्या है ये, आप नीचे आओगे आप देखोगे अच्छा ये चीज़ है अकॉर्डियन, ये खुलता है बंद होता है, तो आपका नीचे कोड है, आपने इसको कॉपी करना है, आपने जैसे इस कोड में चेंजिंग कर करके देखनी है कि भाई ये क्लास क्या काम कर रही है, अंदर किस तरह चेंज हो सकता है, ये चीज़ है। मेन चीज़ आपको चेंजिंग आनी चाहिए, और अगर आपको किसी जगह पे इसको फिक्स करना है तो कैसे करेंगे, वो मैंने रो कॉलम का कॉन्सेप्ट दिया, बाकी कोड पड़ा होता है, जस्ट चेंज करना है, ठीक है। तो वो आपको करना आता है। अभी तक आप लोगों ने HTML CSS पढ़ लिया कि आइटम 1 आप यहाँ से बटन का चेंज करोगे, यहाँ से स्ट्रॉन्ग का ये टेक्स्ट चेंज करोगे, ये क्या काम कर रहे हैं। अलर्ट्स हैं तो अलर्ट्स भी यहाँ पे मेंशन है, ये देखें इस तरह से, ये अलर्ट है, ये डाटा है, सही है। तो ये सारे कंपोनेंट्स जितने भी है ना, ये सब कंपोनेंट्स आपने देख के आने। इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट और मजे की चीज है दैट इज नेम बार। ये देखें, अब आपको जो मैंने समझाया था ना, ये नेम बार, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, लेकिन मैं जनरल समझा रही हूँ कि नेम बार का पर्पस क्या होता है। देखें ये क्या काम करती है, ये खुद ही आपके उसको कर देती है। अगर ये नेम बार है ना आपकी, ये कॉपी करो आप अगर, ठीक है, और यहाँ पे आके सिंपल दे दो डॉक्यूमेंट, ठीक है, लिंक कराओ स्टाइल शीट को, ./bootstrap css bootstrap.min.css, ये min.css, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हम देंगे, जावास्क्रिप्ट में bootstrap.mandel.min.js, ठीक है। अब इससे पहले हमने कोड देना है, ये आके मैंने नेम बार का पूरा कोड दे दिया, नेम उठाई कॉपी पेस्ट के, इसको भी ऑफ कोर्स में चेंज करना बताऊंगी, लेकिन जनरल ये आपके पास नेम बार पूरी आ रही है। अब जब इसको छोटा करोगे, जो इसका मेन फंक्शनैलिटी है ये आता है, ये टॉगल बटन बन जाता है, नजर आया। तो ये आपको जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी के थ्रू बैकएंड के ऊपर ये आता है, ये जो रिस्पॉन्सिव बनती थी, ठीक है। तो इनका अभी आप लोगों ने करना क्या है कि कल की क्लास में जो लाजमी आप लोगों ने जो कल तक परसों तक प्रैक्टिस करनी है, वो ये करनी है कि जितने भी ये आइटम्स हैं, ठीक है, जो इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे अकॉर्डियन, अलर्ट्स, बैच, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये सब कंपोनेंट्स आपने देखने हैं, आपने फॉर्म्स देखने हैं, ये फॉर्म्स में इनपुट ग्रुप्स पड़े हुए हैं, सब कुछ फॉर्म कंट्रोल में आप जाओगे, ये देखें इस तरह से फॉर्म्स बने हुए हैं, ये नीचे आते हैं, ये देखें नेम, ईमेल एड्रेस, ये आते हैं। डिसेबल करना है तो ये लगाएंगे, ये सारा नीचे फॉर्म बना हुआ है, कंफर्म आइडेंटिटी, ये सब रिस्पॉन्सिव फॉर्म्स हैं, ठीक है, अगर आप यूज करते हो। चेक्स एंड रेडियो बटन्स हैं, ठीक है, ये आगे रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स, ये डिफॉल्ट चेक बॉक्स है, ये सब रेडियो बटन आगे, ये सब डिसेबल वगैरह ये सब है, ठीक है। आपने फॉर्म्स को स्टडी करना है, आपने कंपोनेंट्स को डिस्कस कर स्टडी करना है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, और उनको अप्लाई करना है, और ग्रिड के ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, ये समझना है कि आपने रो लेनी है, रो में कॉलम्स लेने हैं, 12 कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स को कैसे एडजस्ट करना है, उनमें कैसे डाटा डालना, दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी ब्रेक पॉइंट्स, मतलब कि आपने किस लेवल पे उसको ब्रेक करके रिस्पॉन्सिव बनाना है डाटा को अपने मुताबिक, ठीक है, वो चीज़। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस करके आनी है, वरना आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा जो पढ़ाया है वो भी, सही है। ये काम लाजमी करना है, और आप लोग कर रहे हैं, बना रहे हैं साइड HTML CSS के ऊपर बूट रिस्पॉन्सिव। अभी बूट से अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करें, मैं प्रोजेक्ट लूंगी बूटस्ट्रैप के बाद, पहले प्रेजेंटेशन लूंगी, प्रोजेक्ट लूंगी, फिर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, इसका फ्रंट एंड पूरा कंप्लीट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो वो साथ साथ बना लें, क्योंकि टाइम नहीं है, बूटस्ट्रैप तो अभी कवर हो जाएगी, मेरे हाथ से हफ्ता भी नहीं इस पर लगने, तो बहुत ईजी है, मैं 1-2 क्लासेस लूंगी, बताऊंगी और कैसे, दैट्स इट। फिर वो जो हम लोग लेते हैं styling.css, उसमें स्टेप के लिए से वो साथ साथ वो होती है, बस उधर ही होता है, नहीं, वहां पे करने की अब आपको स्टाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने वो प्रॉपर्टीज पढ़ी, कुछ साल आपको समझ आ गया, फ्लेक्स क्या है, ग्रिड क्या है, वो चीजें क्या, उसमें आप प्रॉपर्टीज यूज करके रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, दैट्स इट, आपको जरूरत नहीं है। ये देखें ना, यहाँ पे आप जाएंगे, आप लिखें फ्लेक्स, ये आ गया फ्लेक्स, ये आपको सारा कुछ बताएगा अबाउट फ्लेक्स के क्या क्लासेस, ये देखें आप, ये डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हो, P2 का मतलब होता है पैडिंग, पैडिंग 2 होती है इसमें, पैडिंग और मार्जिन होते हैं, बैकग्राउंड हाईलाइट तो हाईलाइट कर दिया, नीचे आ जाते हैं, ये सब क्लासेस हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, इनलाइन फ्लेक्स, ठीक है। ये इसने डी फ्लेक्स किया, फ्लेक्स रो, ठीक है, तो रो में फ्लेक्स को देगा, फ्लेक्स रो रिवर्स तो रिवर्स कर देता है रो को, जैसे हमने भी देखा था। और बैकग्राउंड हाईलाइट जो है ना, ये मार्जिन है, मार्जिन बॉटम 3 से, ठीक है, पैडिंग 2 से, मतलब चारों साइड से 2 पैडिंग, बैकग्राउंड हाईलाइट, तो ये सारे कलर्स हैं, और ये सारी चीज़ आप अप्लाई करके चेक करें फ्लेक्स में, ये देखें फ्लेक्स कॉलन दिया, फ्लेक्स रो दिया था, रो आ रही थी, फ्लेक्स कॉलन दिया तो कॉलन में आ रहा है डाटा, ठीक है।
इस तरह सारी रोज नीचे चीजें मेंशन है विद एग्जांपल। ये सब जस्टिफाई कंटेंट के अलाइन आइटम्स की है, फिर कैसे उनको क्लासेस देंगे, क्या क्या देंगे, ठीक है। अलाइन सेल्फ है। इसी तरह नीचे आपको फिल मिलेगा, ग्रो शिंक मिलेगा, ये देखें ये सारा डाटा मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपने स्टडी करना है। अभी आपको जो मैंने टास्क दिया ना मेन वो ये है कि आपने बूटस्ट्रैप पे जाना है और बूटस्ट्रैप की ग्रिड को देखना है, जो मैंने आपको रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट है, और उस रो और कॉलम में डाटा डाल के साइड बनानी है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। फिर जो आप बना कर लेकर आओगे साइट, ठीक है, वो मैं देखूंगी वो वैसे भी रिस्पॉन्सिव, उसमें चेंजिंग करें। मैं आप लोगों को फिर बताऊंगी वो ब्रेक पॉइंट्स के थ्रू उसी को कैसे रिस्पॉन्सिव बनाना, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स आप क्या उनको कैसे एडजस्ट करना, ठीक है। अभी बता देती लेकिन बहुत ओवर हो जाएगा, तो इतना बहुत है, ठीक है जी। आप पूछ लें कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आई।